गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट टू के बारे में, क्योंकि सारे लोग मेरे से कमेंट में बोल रहे थे वसीम भाई पार्ट टू कब आने वाला है, पार्ट टू कब आने वाला है। तो पार्ट वन में हमने बताया आपको कि मतलब सऊदी से कैसे मैं आया और कितना पैसा लगा के आया और कहाँ कहाँ काम किया, पहले कौन सी कंपनी में आया और फिर बाद में कहाँ गया, 2200 तक सैलरी तक आपको बताया था। तो अब हम आपको बताते हैं 2200 के बाद हमारी सैलरी कैसे कितनी हुई। तो आइए हमारे साथ। बताया 2200 मदीने में जाके हमारी सैलरी हुई थी। तो फिर मदीने में हमने 3 साल मदीना मनोवरा में काम किया, तो उधर भी मैं पूरा कंपनी का फोरमैन था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। मतलब मदीने में भी हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई थी लोगों से, तो पार्ट टाइम में भी काम कर लेता था। तो 100-200 रियाल ऐसे भी मिल जाता था और सैलरी भी थी। आज से यानी कि 12 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ आपको। उस टाइम 2200 थी। तो फिर वहाँ मैं काफ़ी खुश था और उस टाइम बहुत मज़े में था। तो फिर हमारी वहाँ से 3500 रियाल कैसे सैलरी हुई, तो आइए आपको फिर बताते हैं। हमारे को मैंने बताया मदीने में 2200 था। तो फिर 2015 में लेज़र कटिंग मशीन आया सीएनसी। तो मैं जब अलराजी में आया था तो हमारा काफ़ी आईटीआई का डॉक्यूमेंट और सारा सब कुछ, यानी एक कंपनी से जो मैं आया था उसका भी डॉक्यूमेंट था। तो काफ़ी जमा था सब डॉक्यूमेंट। तो ऑफ़िस में देखा गया कि भाई ये लेज़र चलाने वाला बंदा कौन हो सकता है? तो पता चला वसीम अकरम जो है वो टाइलेंटर है। तो फिर यहाँ से रियाद से मेन हेड ऑफ़िस से हमारा कपिल यानी कि बॉस बोलते हैं कपिल को। तो वो गया मदीना मुनव्वरा में और मेरे से मीटिंग किया 1 डेढ़ घंटा और बोला कि आपको रियाद चलना है। तो मेरा उस टाइम मदीने में काफ़ी मन लग गया था। तो मैं बोला भाई ला 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 मा इब्गा यानी मेरे को नहीं जाना है। तो बोला इंता मुक माफी, इंता मजनून, इंता इजी सऊदिया, इब्गा फुलूस वल्ला बस इग्लिस मदीना। यानी कि वो बोला आप पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम सऊदी में आए हो पैसे कमाने के लिए या मदीने में बैठने के लिए। उधर आओ सैलरी अच्छी मिलेगी, बाद में कभी भी मदीने आ जाना ज़ियारत करने के लिए। तो मैंने पूछा कितनी सैलरी मिलेगी? तो बोला मैं 3500 रियाल तुमको दूँगा। फिर भी मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा 2200 सैलरी था और पार्ट टाइम में भी इधर-उधर कमा लेता था और बहुत सुकून की जगह है मदीना। तो इसके लिए मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो वो अपने लड़के को बताया, बॉस का लड़का था, उसका नाम था नाइफ। तो वो हमारा दोस्त था, मदीना में ही था। तो आता था हमारे साथ शाम-वाम में खेलने-वेलने के लिए। तो उसने बॉस ने अपने लड़के को बोला, "ये गधे को समझाओ।" तो मैंने बोला, "ओके, मैं सोच के फिर 2 दिन के बाद बताऊँगा।" तो फिर मैं बोला कि तुम जाओ, फिर आना, 2-3 दिन के बाद मैं आपको खबर दूँगा, फिर मैं बताता हूँ। तो आइए हमारे हमने अपना हुरूप निकाल लिया, बहुत खुश हुआ। फिर वो अलराजी में ही आके मैंने सबको मिठाई बाँटा, तो सारे लोग हैरान, यार 2 महीने के बाद हुरूप कैसे निकाल लिया? तो उस टाइम काफ़ी चंचल था, मतलब हरफन मौला, कुछ भी करने की ताकत थी और उम्र था ऐसा। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया और अपना हुरूप निकाला। फिर मेरे को ये बंदा मिला जो अबू फैसल जिसका नाम है, उसने एक वीडियो देखा था, मैं फ़ेसबुक पे डाला था एक वीडियो। मतलब लेज़र मशीन में सारा चाइना इंजीनियर लोग के साथ फिटिंग करता था। तो उसने एक वीडियो देखा तो मेरे को कॉल किया कि भाई मैं लेज़र डालना चाहता हूँ, आप मेरे साथ काम करोगे क्या? तो हम लोग 2-4-10 दिन मीटिंग किया कॉफ़ी हाउस में। तो इसके साथ फिर हमने हमने खुद ऑर्डर दिया लेज़र का और हमने लेज़र मँगाया। तो वो कंपनी का बिल्कुल मैं फोरमैन, मैनेजर, मेन डायरेक्टर समझो मैं था। तो बहुत अच्छा चल रहा था, वहाँ भी मैं लोगों को सैलरी देता था, सब कुछ मैं खुद करता था। कमाई तो अंधाधुंध थी, कभी भी हमको पता ही नहीं चलता था कि हमारे जेब में आज कितना पैसा है और हमने बहुत से लोगों को काम पे लगाया, सारे लोगों को। आज हमारे साथ आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे बांग्लादेशी ज़्यादा मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि इन लोगों का हमने बहुत जगह पे काम लगाया। एक मेरा रिपन दोस्त है, उसको भी हमने काम सिखाया। तो फिर ये कंपनी हमने लेज़र लगाया, वहाँ बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत खुश था, फैमिली भी बहुत खुश थी। तो 2 साल के बाद फिर मैं घर गया और घर से आने के बाद क्या होता है, तो आइए आपको आगे बता के और वहीं से वीडियो खत्म करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हो सकता है पार्ट 3 भी बनाऊँ। हमारी थोड़ी कहानी गड़बड़ाने लगी क्योंकि हुरूप डाल दिया, घर से आया तो फिर घर से आने के बाद आप लोगों को पता ही है, आदमी का जेब खाली हो जाता है। तो फिर मैं आया, हुरूप डाल दिया, तो फिर 2 महीने तक नहीं निकला
बड़ा प्रॉब्लम उसमें डर भी होता है, अगर बाहर आप निकल रहे हो, अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो सीधा डिपोर्ट कर देता है। तो फिर हमने बहुत से लोगों से इंक्वायरी किया कैसे क्या होगा, तो फिर यहाँ वकील को मुवक्किल बोलते हैं, तो मैंने एक वकील को कुछ पैसे दे के वकील किया कि भाई ये हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, झूठ बोल के ग्रुप डाला है, तो उस टाइम हमारा कम से कम 15-20 हज़ार रियाल लगा। तो मैं अपने एनआरआई से उस टाइम मैं अपने एनआरआई में भी बहुत पैसा जमा किया था। एकदम बिंदास था, मतलब बहुत अच्छे से ठाठ की ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन ये हुरूप निकालने के चक्कर में 15-20 हज़ार रियाल खर्चा हुआ। फिर मैं हुरूप निकाला, तो वो मुदीर आया बोला सॉरी, मैं बोला आज के बाद तू मेरे नज़र के सामने आना मत। फिर से बोला कि तू अलराजी में आ जा, लेकिन मैं बोला नहीं। तो फिर मैंने अलराजी छोड़ दिया और फिर ये बंदा मिला था हमें, तो मतलब उस 20,000 खर्चा करने के बाद 2 साल या 3 साल तक हमारी कहानी बहुत अच्छी चली थी। फिर मेरे साथ क्या हुआ आखिर में, कितना प्रॉब्लम हुआ, आइए तो हम आपको फिर हम मदीने से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं फिर जो पहली बार जो कंपनी में मैं आया था, लकड़ी का काम किया था, आप लोगों को जो बताया था, तो उसी कंपनी में बाजू में लेज़र मशीन आया था, तो उस टाइम 2015 में एक मैं था ऑपरेटर और एक और केरला वाला था, नाम था रफ़ीक। तो फिर मैं आया, तो अपने सारे डिज़ाइनर थे, हैदराबाद के वो लोग मिले, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, बड़ा खुश हुए, बोले आपका बहुत चर्चा सुना हूँ, क्योंकि हमने बहुत हंगामा मचाया था अपनी 1200 से 2200 सैलरी करने में, हंगामा मचा के फिर मदीने गया था, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल बिंदास था ना, मेरे लड़के 2 ढाई साल के थे, कोई टेंशन नहीं था, कभी भी झोला उठा के जो हमारे मोदी जी बोलते हैं ना कि हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, तो वही वाला हाल था मेरा। मैं पूरे लोगों को बोलता था, भाई मेरा क्या है यार, आगे कोई सी नहीं है, बच्चे छोटे-छोटे मैं कभी भी चला जाऊँगा। तो इसके लिए मैं गया था, तो इन लोगों ने मेरा बहुत चर्चा सुना था, ये लोग बहुत प्यार से मिले। फिर मुदीर मिला हमारे को, सूडानी मुदीर था, बोला वसीम तेरी कितनी सैलरी है? तो मैं बोला 3500। बोला अरे तू पागल हो गया क्या? मैं मुदीर हूँ यहाँ का, मेरा 4000 है, तेरा 3500। तो मैं फिर फटाफट अपना बैग उठाया, मैं बोला माँ सलाम, मैं जा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, तू बात कर हेड ऑफिस में। बाद में बोला यल्ला यल्ला वसीम टाल टाल टाल, यानी वसीम आओ बैठो, भाग मत भाई। उस टाइम जलवा था हमारा भाई, जलवा था, बहुत ज्यादा जलवा था। मतलब कंपनी में कारीगर था और मैकेनिक था, तो और मेरे को मेन बॉस मेरे को बुलाया था, तो हमारा ज्यादा जलवा था। तो मैं बैग उठा के भागने लगा, बोला भाई आ यार, तेरा जब बॉस बोल के आया है तो हमें क्या दिक्कत है, खलास। तो मैं बोला ठीक है 3500 है तो मैं रुकता हूँ। बोला ओके, तो फिर हमने सिग्नेचर किया, मेरी 3500 रियाल सैलरी लग गई। और फिर 3500 होने के बाद भी मैंने कितना कमाया डबल ड्यूटी करके, आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताया 3500 सैलरी हो गया था, 7000 उठाता था। तो फिर मेरा क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया फिर अल-कसीम में एक नई मशीन आई, और वहाँ सूडान का एक मुदीर था, तो उसके साथ हमारा हो गया। तो मैं अल-कसीम में भी गया, रियाद से 300 साढ़े 300 किलोमीटर है, तो वहाँ भी अच्छा हमने कमाया, डबल-डबल ड्यूटी करता था। वो मुदीर का तो बात ही कुछ और है, बहुत अच्छा था बंदा। 10-10 हज़ार रियाल हमने एडवांस तक लिया और एक बार कहने पे 10,000 लाके दूसरे दिन दे देता था। तो फिर अचानक मतलब कंपनी वो मशीन बेच दी और रात में कोई यमनी मुदीर आया, तो वो ज़्यादा टिंग-टॉन्ग करता था, मालूम कुछ नहीं था। तो फिर हमारा उससे लफड़ा हो गया, तो फिर मैं घर गया, घर से आया तो फिर उसने मेरे को हुरूप डाल दिया, तो हुरूप डालने के बाद फिर हुरूप यानी कि प्रॉब्लम, यानी कि बंदा भाग गया, कंपनी से ऐसा डाला। तो उस टाइम हमने मेरे को मालूम नहीं था कि हुरूप क्या होता है, तो लोगों ने बताया अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम हुरूप का बड़ा प्रॉब्लम था, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इंतज़ार किया, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं छुड़ाया। बाद में फिर हमने मतलब 2 महीने के बाद फिर कैसे हमने हुरूप छुड़ा, अपने बॉस को बोला कि आप रियाद जाओ, फिर मैं आपको सोच के बताऊँगा। तो सारे हमारे मदीना के फ्रेंड, मैं उस टाइम ऐसा था बहुत, मतलब बहुत चंचल था और बहुत स्मार्ट था, और उस टाइम मेरे को इतना टेंशन नहीं था कि काम छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा, एकदम बिंदास था, मतलब हरफन मौला जिसको कहते हैं। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, मतलब इतना खुश था कि 2200 से हमको 3500 का ऑफर मिला, फिर भी मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ, मैं 2-3 दिन के बाद सोच के फिर बताऊँगा। तो फिर वो जब बॉस गया, तो फिर सारे हमारे दोस्त आए, बाजू में खड़े होके सुन रहे थे वो लोग मेरी कहानी। तो फिर उन लोगों ने मेरे को समझाया कि यार तू गधा है क्या यार वसीम? इतना चांस किस्मत वाले को मिलता है, मतलब तेरा 1200 से 2200 हुआ, अब 2200 से 3 साल के बाद तेरा फौरन एकदम 3500 हो रहा है, तो तू चला जा। तो मैं बोला यार मेरा तो मन नहीं लगेगा ना यार, मेरा इधर मन लगने लगा। बोला तू जा, तो जब पैसा कमाएगा तो तेरा बहुत मन लगेगा। तो फिर मैंने सोचा, समझा, बाद में फिर मैं कफ़िल को फ़ोन किया, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मैं
आने वाला हूँ, मैं तैयार हूँ। तो बोला ओके, कम, कम, कम रियाद कम। बाद में फिर हमने अपना पूरा पैकिंग किया और दूसरे दिन फिर जाने की तैयारी की और फिर जाने के बाद कंपनी में क्या होता है, तो इसको आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कहानी। बताया हमारे कस्टमर भी ज़्यादा हैं, तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है, कस्टमर है तो हमने क्या क्या कर सकता हूँ मतलब जब पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो फिर हमने बकाला का भी उम्मीद तोड़ दिया। तो फिर मेरे को कपिल ये बोला कि अगर तुम इधर आओगे तो मेरे कंपनी का नया कंपनी बन रहा है, अगर तुम कंपनी का देख-रेख करोगे तो मैं आपको 2000 तक दूँगा। तो फिर मैं थक-हार के 2 साल तक इंतज़ार करके सारा पैसा-वैसा दे के फिर मैं इधर आ गया और बस पैसा भी कमाया और ऊपर वाले की दुआ से आपकी भाई की सऊदी के अंदर पहचान भी बहुत है। आज ही हमने एक लड़के का काम लगाया बस फ़ोन करके 2 ढाई हज़ार का काम लगा दिया। अपना नहीं कुछ कर सकता क्योंकि मैं अभी ज़्यादा फालतू लेबर का काम नहीं कर सकता ना। मैं ड्राइवर भी हूँ और ये विज़िटिंग कार्ड देखा आपने, कस्टमर भी हमारे बहुत हैं। तो हम मतलब अगर किसी के पास जाते हैं ना अपनी मजबूरी बताते, तो लोग बोलते हैं, "अरे यार वसीम भाई क्या मज़ाक कर रहे हो? आप खुद मुदीर आदमी, आप बोल रहे हो मैं परेशान हूँ।" तो मैं तो यानी कहीं का नहीं हूँ, बीच-बीच का हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ? इसके लिए थक-हार के फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया ताकि आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो मैं इंडिया आ जाऊँगा। फिर इंडिया ही में लेज़र लगा के और आपको वहीं इंडिया में कमा के दिखा सकता हूँ कि कैसे कमाया जाता है। आपके भाई पे इतना टैलेंट है। तो लोग बोलते हैं ना सऊदी आऊँगा, तो सऊदी आने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आओ तो अच्छे काम में आओ। हमारे जैसे बंदे की वैल्यू नहीं है, मसना बंद हो गया। अभी हमारा बॉस मैं मैसेज करता हूँ तो 10 दिन के बाद रिप्लाई देता है क्योंकि अभी मेरा काम नहीं है ना, अभी सिर्फ़ गाड़ी चलाता हूँ, काम नहीं है, मशीन अभी बंद है, तो कोई इज़्ज़त नहीं है हमारी। हालाँकि मैं ड्राइवर भी हूँ और हर काम कर सकता हूँ, मार्केट से काम लाके आपको 1-2 लाख का काम महीने का दे सकता हूँ गारंटी के साथ। कितने लोग मेरे को बोले कि तुम मेरे पास आओ, लेकिन मैं नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि मेरा 4 बार कफ़ाला हो गया। अगर मैं अभी कहीं भी कफ़ाला कराऊँगा तो 6000 रियाल लगेगा कफ़ाला का और 10,000 रियाल लगेगा अक़ामा का, तो मैं 16,000 कहाँ से लाऊँगा? मेरे पास 10,000 नहीं है कि मैं इंडिया नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं 16,000 लाके ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आगे चल के यहीं से आपको ख़त्म करते हैं और हमने बहुत कुछ बताया और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो मैं पार्ट 3 इंडिया ही जाके बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी हो गया। बहुत लंबी कहानी है, बहुत दुःख भरी कहानी है, सुना-सुना के पूरी रात ख़त्म हो जाएगी, आप लोग सुन नहीं पाओगे। तो अभी यही कहानी है बस जो आदमी 5,000 कमाता था, 2,000 में नौकरी कर रहा है, वो भी कपिल 1 दिन फ़ोन करता हूँ, 10 दिन के बाद रिप्लाई देता है, तो ऐसे ही है। हमें खुद नहीं समझ में आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं चाहूँगा तो 1 दिन में 100 लोगों को काम पे लगा सकता हूँ यहाँ, इतनी पहचान है। लेकिन मैं अपने हिसाब का काम अपने लिए ढूँढ नहीं पाऊँगा। तो आप लोग की अगर सपोर्ट रहेगी तो फिर इंडिया में आके कोई बिज़नेस करते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।